गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के मेंटरशिप सीरीज में हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। मैं कहूँगा कि बहुत प्रतिभावान, हाईली इंटेलिजेंट, और उनके बारे में मुझे बहुत कुछ आप लोगों को बताना है। तो आज इस मेंटरशिप सीरीज में हमारे साथ सौरभ कुमार सर हैं, जो मेरे कुलीग भी हैं, और अभी प्रेजेंटली वो ट्रेनी सीईओ हैं मधेपुरा में। मुझे आज भी याद है, मैं जब पहली बार सौरभ सर से मिला था तो ऑफिसर्स पार्टी में मिला था। वो स्पीच दे रहे थे, पोयम पढ़ रहे थे, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें स्टेज पे कर रहे थे। मैं इनका फैन हो गया था। मैं इनसे मिला और मैंने कहा कि सर, आप तो इतना अच्छा बोलते हैं, मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतना अच्छा बोलते हैं। तो मेरी कुछ पहली मेमोरी इनके साथ ऐसी है। और ये अभी जो जिस ट्रेनी सीईओ हैं सर, इससे पहले भी सब बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। इससे पहले वो कस्टम सर्विस में थे। उससे पहले कमांडेंट सीएपीएफ का जो एग्जाम होता है उसमें उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 159 निकाला। और बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बताऊं अपार्ट फ्रॉम दिस, कि बहुत अच्छा पोयम बोलते हैं, बहुत अच्छा पोयम लिखते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली बहुत पॉजिटिव इंसान है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो इसीलिए मैंने भी सर को रिक्वेस्ट किया कि अपना कुछ समय बच्चों को दें जो एक सिविल सर्विस के बारे में प्रिपरेशन करते हैं, उनकी दुनिया कैसी हो, क्योंकि उनको एक लगता है कि सिविल सर्विस ये है, बट सिविल सर्विस में क्या और हो सकता है, क्योंकि बच्चों को बहुत कम इंफॉर्मेशन है। तो उसी के बारे में सौरभ सर आज बताएंगे कि सिविल सर्विस की दुनिया क्या है, कैसी है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा और सौरभ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को आप अपनी बातें बताएं, और बताएं कि ये दुनिया कितनी अच्छी है, कैसे हम इस दुनिया में लोगों के जीवन में चेंज ला सकते हैं। सौरभ सर, प्लेटफॉर्म आपका है, ओवर टू यू। Thank you, Dhananjay sir. Number of participants, I just wanted to confirm, like, are there any in waiting or have we confirmed them? सर, ये सब आपको YouTube पे डायरेक्ट देख रहे हैं। Okay, so मैं उनके प्रश्न कैसे ले सकता हूँ? आप वो मैं आपको क्वेश्चन भेजता चला जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब वीराने में आए थे। प्यारे विद्यार्थियों, विद्वान साथियों, सिविल सेवा की तैयारी एक यात्रा की तरह है। बापू कहते हैं कि मीन्स अगर अच्छा हो तो एंड भी अच्छा होगा, मतलब मीन्स जस्टिफाइज द एंड। ये एथिक्स वाला एक पोर्शन है जिसकी तैयारी आप लोग करेंगे, तो मैं अपनी बातों में तैयारियों का जायजा आपको देते चलूंगा। तो जब मीन्स सही होता है तो एंड उसको जस्टिफाई करता है। ये एक थॉट प्रोसेस है जो कि बहुत सारे इसके थिंकर्स हैं, महात्मा गांधी जी उसमें हैं, और कुछ लोग हैं, एरिस्टोटल जिसके प्रतिवादक है, वो कहते हैं एंड जस्टिफाइज मीन्स। हमारे लिए इस तैयारी के लिए दोनों सही है। कई मायनों में सफर अच्छा था, सुहाना था। वो कहते हैं क्या हुआ अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो तजर्बा हुआ, एक एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं जो हमने प्राप्त किया है इस तैयारी के दौरान। और क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक विचार वाली बात होती है। तो शुरुआत करते हैं तैयारी के लिए कि कई मर्तबे ऐसा होता है कि हम चीजों से रूबरू नहीं होते हैं। तैयारी जब हम शुरू करते हैं तो एक अथाह समंदर की तरह होता है, इतना बड़ा सिलेबस है। एनीथिंग अंडर द यूनिवर्स में बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। आई थिंक हम लोग में से सभी लोग हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जागरूक हैं और वो दोनों भाषाएं समझ सकते हैं। आई वुड बी इन बोथ द लैंग्वेजेस कन्वर्सिंग विथ यू। सो शायद ये एक समस्या, लैंग्वेज कभी एक अवरोध का कारण नहीं बनती है, जबकि लैंग्वेज, भाषा जो है वो सुगमता से एक सेतु का कार्य करती है। तो अगर हम तैयारी के दौरान कभी भी ये सोचें कि हम हिंदी माध्यम के हैं तो हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। हमारे टाइम में निशांत सर थे, उनकी काफी अच्छी रैंक आई थी, वाईएएस बने हुए हैं। तो यह कतई नहीं है कि आप किस माध्यम से हैं, क्योंकि माध्यम कभी भी अवरोध अथवा बाधा नहीं बनता है। माध्यम एक सहायक है। यदि आपके पास क्षमता है, आपको अभिव्यक्त करने की आदत है, आप सही तरीके से सही प्रश्नों में सही अभिरुचि दिखाते हैं, तो आपको सही अंक मिलेंगे। सो लैंग्वेज कैन नेवर बी अ बैरियर, रादर इट्स एन इनेबलर फॉर अस। तो वो समस्या कई विद्यार्थियों को हो सकती है
कि सर माध्यम का चयन कैसे करें। यस, आई डू प्रेफर इंग्लिश, क्योंकि एक वैश्विक भाषा है। चाहे आप बिहार सेवा में रहें अथवा भारत की सेवा में रहें, दोनों जगहों पर अंग्रेजी रहेगी तो आपको सहूलियत होगी। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स आते हैं जो हम लोग दिन भर पढ़ते हैं वो अंग्रेजी भाषा में रहती है। लैंड ट्रिब्यूनल जो जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं उसके भी ऑर्डर्स मोस्टली इंग्लिश में आते हैं। सो इंग्लिश का ज्ञान जरूरी है, सही है। आप अगर संभाल सकते हैं तो आप इंग्लिश माध्यम का चयन करें, और यदि अगर संभव नहीं है तो हिंदी माध्यम कभी भी अवरोध नहीं बनेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये भाषा का प्रश्न कई बार विद्यार्थियों के मन में रहता है, जिससे मैं आप सभी को संतुष्ट करना चाह रहा था। और कहते हैं, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि आपने अंधकार से लड़ने का संकल्प कर लिया है, एक अकेला जुगनू ही सारा दम भर लेता है। यह कतई नहीं सोचना है कि आप किस परिवेश से हैं, आपके पिताजी क्या थे, आपके पूर्वज क्या थे। हो सकता है आप फर्स्ट जनरेशन के लर्नर हो। उस पे हम आई एम रियली थैंकफुल टू धनंजय सर कि इन्होंने फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के लिए कुछ रिसर्च भी किया है। उन्हें कुछ आने वाले समय में अलग से व्यवस्था भी दी जाएगी कि वो अपनी पीढ़ी को, अपने गांव को रोशन कर सके। गुदड़ी के लाल जो हैं, जिन्हें कि शायद कभी उतने समुचित संसाधन नहीं मिल पाए हों किसी कारणवश, और वो प्रगति के मार्ग से छूट गए हों, तो उन्हें इस विकास की धारा में जोड़ते हुए, उनकी प्रतिभा को निखारते हुए सही दिशा और दशा उन्हें प्रदान की जाए, ताकि वे भी एक दिन सिविल सेवा में चयनित होकर अपने क्षेत्र, अपने कस्बे का नाम रोशन कर सके। तो आपके परिवेश में आपके पिताजी, आपके पूर्वज क्या थे, आपकी माताजी क्या थी, मेक्स नो डिफरेंस टू यू। यदि आपने सही क्षमता दिखाई है, सही जगह पर सही मेहनत की है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों सेवाएं, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हो, दोनों में मूलतः 3 पड़ाव पार करने होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, अंतर्परीक्षा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं। प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिविटी को तराशती है। आप इसके बारे में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें सुनेंगे, सीखेंगे, सुनी भी होंगी। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। आप जिससे पूछिएगा सबके पास उसका अपना तरीका होता है, परंतु अंततोगत्वा आपको वही तरीका अपनाना है जो तरीका आपको सूट करता है, और आपको जहां समस्या हो वहां आपके पास पर्याप्त मात्रा में अनुभवी शिक्षक सर के माध्यम से उपलब्ध है। तो आप लोग कभी भी यह मत सोचिए कि उस फला विद्यार्थी ने या फिर फला अभ्यर्थी ने इस तरीके से तैयारी की थी तो उनका चयन हो गया था। सबके अपने तरीके होते हैं। आप कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, वो मायने नहीं रखता है। कुछ मानक पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन सभी विद्यार्थी करते हैं, और वो मानक पुस्तकें सभी को उपलब्ध है। चाहे वो पॉलिटी में एम.एल. लक्ष्मीकांत की किताब है, जिसे लगभग सभी लोग पढ़ते हैं। इतिहास के मामलों में अगर हम जाएं तो स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है जिसे लगभग सभी विद्यार्थी एक बाइबल की तरह पढ़ लेते हैं। तो ये जो 2-3 किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, इसे हम लोग अपना ग्रंथ मानते हैं। ये किताबें हमारे मानस पटल पर एक चित्र की तरह अंकित रहनी चाहिए। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब काफी सही है, पुरानी वाली ज्योग्राफी की। वो इतनी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं कि उनमें कोई इफ और बट वाली बात नहीं है। उन किताबों में दिए हुए समस्त कॉन्सेप्ट्स अगर आप याद कर लें तो मेरी नजर से प्रीलिम्स क्या मेंस भी आपका नहीं रुकने वाला है। इसलिए प्रीलिम्स के एग्जाम में किस जलाशय से या फिर किस स्रोत से में कितना पानी रहता है, वो सवाल एनसीईआरटी में हूबहू है। वो सवाल कई बार शिक्षकों ने पढ़ाया भी होगा, फिर भी एग्जाम में या तो आपने उसका रिवीजन नहीं किया है, उस वजह से वो सवाल गलती हो जाती है, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कोचिंग संस्थान आपको उस कंफ्यूजन से दूर होने का एक जरिया बताते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भले यह कहा जाए कि कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के साथ उतना सही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गांव के जो विद्यार्थी हैं जिन्हें इस समंदर में से कुछ कीमती मोती चुनने हैं, तो उसका चयन करने के लिए आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। ये यूपीएससी अथवा बीपीएससी का सिलेबस अनंत है, लेकिन इसमें सब नहीं पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें पढ़ना है, और रिवीजन आपका हमेशा मस्ट होना चाहिए। तो मैं पुनः आता हूँ प्रीलिम्स वाले उस दौर पर जहाँ की आपकी ऑब्जेक्टिविटी की तलाश की जाती है। बीपीएससी और यूपीएससी में एक थोड़ा सा महीन फर्क ये रहता है कि यूपीएससी मोस्टली आपको फैक्ट के साथ साथ आपके कुछ समझ अथवा आपकी जानकारी
का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे भी जोर देती है, इसलिए यूपीएससी का प्रीलिम्स थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बजाय बीपीएससी के, बीपीएससी में मोस्टली फैक्ट्स पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहता है, इसलिए आपको वहां ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है। कुछ तथ्य होते हैं जिन्हें याद कर लेने की आवश्यकता होती है, जैसे उसके लिए बहुत लोग अपने निमोनिक्स बना लेते हैं कि कौन सा कैसे आया था, हर्यक वंश आया था, उसका शुंग वंश आया था, तो उसका लोग कुछ आप जिस कोड आपको आसान लगे, जिस कोड में आप सहज हो, अपने लिए कोड बना लीजिए। हाँ, ये ना हो कि आप कोड का भी एक कोड बना रहे हैं, तो आपके लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप सहज तरीके से अगर चीजें आपको याद नहीं हो पा रही हैं तो उनका एक कूट चित्र जिसे या निमोनिक्स कहते हैं वो बना लीजिए, ताकि एग्जाम में, प्रीलिम्स वाले एग्जाम नहीं फंसेंगे। 1919 के अधिनियम में क्या आया था, 1935 के अधिनियम में क्या आया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट की व्यवस्था किसमें की गई थी, तो ये चीजें अक्सर एग्जाम में भी उलझाने के लिए विद्यार्थियों को दी जाती हैं, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा एक फिल्टर करने का तरीका है। इसमें हम देखते हैं कि उसके तथ्य को संग्रहित करने की, सारगर्भित करने की तथा रिटेन करने की क्षमता कितनी है, ताकि आप अगर एक सिविल अधिकारी बने और आपके वरीय अगर आपसे कोई प्रश्न पूछें किसी क्षेत्र विशेष को लेकर, किसी नियम को लेकर, किसी योजना को लेकर, तो आपको उस योजना के बारे में जानकारी है, तो आप सुस्पष्ट तरीके से उसका प्रतिवेदन दे सकते हैं। तो मसला यही रहता है कि एक परीक्षा के नियत से आपको एक अधिकारी के रूप में देखे जाने की चेष्टा की जाती है। तो प्रीलिम्स आपकी उन बिंदुओं को देखती है कि आप कितना तथ्यों को याद रख सकते हैं। हाँ, समझने की आवश्यकता वहां भी है, जो एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं वहां अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो याद रखने से नहीं होगा, और उसमें क्या समझना है, क्या जानना है, वो जानने के लिए आपके पास शिक्षक उपलब्ध हैं। आप शिक्षकों को यूज करिए, आई एम यूजिंग द टर्म यूज, ताकि शिक्षक के पास ज्ञान बहुत है। वो कहते हैं ना कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। आपके पास जितनी समस्याएं हैं, जितनी जिज्ञासाएं हैं, आप वो अपने शिक्षक से पूछिए। आप पूछिएगा तो चीजें स्पष्ट होंगी। हो सकता है आपके साथ साथ आपकी कक्षा में जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी उसका फायदा मिले। तो प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने के लिए मत पूछिए, जानने के लिए पूछिए, समझने के लिए पूछिए। हो सकता है कक्षा में शिक्षक आपको डांटते प्रश्न पूछने से, वो डांटते इसलिए नहीं है कि आप उनसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, शायद वो प्रश्न आपके लिए उतना महत्वपूर्ण ना हो, तो आप कक्षा के बाहर जाकर शिक्षक महोदय से मिलिए कि सर ये वाला प्रश्न मैंने आपसे कक्षा में पूछा था, आपने उसमें मना कर दिया था, श्रीमान मुझे इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। तो वो आपको भली भांति उस चीज से अवगत करा देंगे कि या तो कक्षा के समय को बचाने के लिए वो हमारी मंशा रहती है, या फिर हमारी मंशा इसलिए वो रहती है कि वो प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट इस परीक्षा के लिए नहीं है। कई बार परीक्षा स्पेसिफिक आपको तैयारी करनी होती है। बीपीएससी की परीक्षा अब आपके निकट है, प्रीलिम्स के तुरंत बाद ही मेंस की भी परीक्षा होगी, तो प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए आप उससे बचे हुए हैं। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको चीजें सटीक होनी चाहिए, और उस नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे सही तरीका है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी कि आप दिए हुए विकल्पों में से कुछ विकल्प को छांटना सीखें। वो आपको नेगेटिव मार्किंग हो अथवा ना हो, दोनों तरीकों में मदद करती है। बीपीएससी में एक 5वां ऑप्शन रहता है ई, नन ऑफ द अबव फ्लैश मोर देन वन फ्रॉम द अबव। ये थोड़ा ट्रिकी रहता है, लेकिन इसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कई विद्यार्थियों, कई दोस्तों, कई बंधुओं ने यह कहा है कि वो उस ई ऑप्शन में उलझ कर रह गए। तो आप जिस कक्षा से, जिस संस्थान से, जिस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, आपको मेरी यह नेक सलाह है कि आप ई ऑप्शन में ज्यादा ना उलझें। अगर आपको अभी भी ऑप्शन ई में कोई कंफ्यूजन है तो आप उस कंफ्यूजन से बचने हेतु जो सलाह अगर मुझसे लेनी हो, जो पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। प्रश्नवार लेना है, पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं आयोग ने उसकी उत्तर कुंजिका भी अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है, उससे आप देखकर समझ सकते हैं कि ज्यादा प्रश्न में ई ऑप्शन नहीं रहता है और उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यूपीएससी में आपको 4 विकल्प रहते हैं, उन चारों विकल्पों में से कई बार ऐसा हो सकता है या होता ही है कि सभी चारों विकल्प आपको नहीं के बराबर आते हैं, लेकिन छांटने की प्रक्रिया जिसे एलिमिनेशन कहते हैं, आप उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा आप उन चीजों से जिनकी जानकारी आपको नहीं है फिर भी आप वो प्रश्न एकदम 100% सही करके आ सकते हैं। तो ये परीक्षा एक स्मार्ट वर्क अराउंड करने की है। आज आयोग को स्मार्ट ऑफिसर्स चाहिए, वैसे ऑफिसर्स नहीं चाहिए
जो कि सिर्फ जितना पढ़े बस उतना का ही यूज करके आता है। आप पढ़े 10 हैं, लेकिन आप उस 10 को 100% 100 बनाने की क्षमता रखते हो, तभी जाकर आपका चयन इन परीक्षाओं में अच्छे रैंक्स में हो सकता है। प्रीलिम्स की परीक्षा ट्रिकी होती है, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और चयन लगभग 15% या उसी 10% के अराउंड दोनों आयोग लेते हैं। तो उन परीक्षाओं में रिजल्ट अच्छा नहीं होने के आसार कभी कभी आ सकते हैं। कई मरतबे ऐसा होता होगा कि 1 नंबर से मेरा रह गया, 2 नंबर से मेरा रह गया, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। आपको डरना नहीं है, मेहनत करना है, देखना है कि कौन से प्रश्न किस सेक्शन के, जैसे कि सामान्य विज्ञान का मेरा छूट रहा है अगर बिहार की बात करें, या फिर मेरा भूगोल वाला छूट रहा है, समसामयिकी छूट रहा है, तो किस सेक्शन वाले प्रश्न में मुझे थोड़ी ज्यादा समस्या है, उन सेक्शन पे थोड़ा फोकस कर लेना है। गणित के 10 सवाल रहते हैं, उसमें से 7-8 लगभग आपके सही हो जाने चाहिए, नहीं होते हैं तो उनके लिए ज्यादा नहीं डरना है। 10 में से आपके साथ 5-6 आराम से सही हो सकते हैं, थोड़ी सी भी बेसिक मैथमेटिक्स के द्वारा। 1-2 सवाल जो भारी होते हैं उन पे ज्यादा समय जाया नहीं करना है। प्रश्न छूटने वाला आसार नहीं आना चाहिए, गणित में नहीं उलझना है। कई प्रश्न जानबूझकर कई बार उलझाने के लिए भी दिए जाते हैं ताकि विद्यार्थी उन प्रश्नों में उलझ जाए। वहां पे आपकी फिर से स्मार्टनेस की चेक की जाती है कि आप उन प्रश्नों में उलझ गए अथवा उन प्रश्नों से आगे बढ़ गए। जो आगे बढ़ गया वो एक दिन सफल होकर ही निकलता है। उलझना नहीं है एग्जाम में, और एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं होने वाला है। 149 प्रश्न और आपका इंतजार कर रहे होते हैं, यह ध्यान में रखना है। अपनी सारी ऊर्जा सभी प्रश्नों पर समान रूप से देनी है, क्योंकि सभी प्रश्नों के मान बराबर। ये कुछ की थे आपके प्रीलिम्स के लिए। अगर कुछ प्रश्न आए हो इस बीच तो धनंजय सर। सर मैंने आपको क्वेश्चंस आपके फोन पे भेजा है सर। ओके जी, राइट। यूपीएससी की मेंस दे रहा हूं एंड बीपीएससी की प्रीलिम्स भी है, कैसे मैनेज करें? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। यू ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी की मेंस दे रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपने यूपीएससी के प्रीलिम्स अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर ली होगी। तो प्रीलिम्स में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपकी है, ऐसा मैं प्रेज्यूम करके चल रहा हूँ, तभी आप मेंस के लिए चयनित हुए हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक करना एक स्वयं में एक उपलब्धि है, लेकिन हाँ, डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, और मेंस की तैयारी आप करते रहिए। आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान, 70-80% ध्यान यूपीएससी मेंस की ओर ही होना चाहिए। बीपीएससी प्रीलिम्स आपने अगर पहले दिया है अच्छी बात है, यदि आपका यह पहला प्रयास है तब भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप समसामयिकी के कुछ 1000 प्रश्न होते हैं, उनको एग्जाम की 1 हफ्ते पूर्व भी पढ़ लेंगे तो आपका यह आराम से निकल जाएगा। शायद आप दोनों के डेट क्लैश हो रहे हैं, ऐसा कहीं आयोग के सामने भी ये प्रश्न आया है कि बीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के कुछ डेट क्लैश हो रहे हैं। तो विभाग और आयोग ऐसा कार्य नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारियां दोनों जारी रखें। और मेरी सलाह एक व्यक्तिगत तौर पे आपसे यह रहेगी कि आप यूपीएससी मेंस पे ज्यादा फोकस करें, बीपीएससी प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। आप एग्जाम के 2 हफ्ते पहले भी अगर बीपीएससी पीटी की तैयारी शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। कुछ प्रश्न जो बिहार स्पेसिफिक होते हैं वो आप बाजार में कोई भी उपलब्ध छोटी सी किताब होगी, अथवा आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के जो बिहार वाले प्रश्न होंगे, शायद धनंजय सर के पास भी कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को अगर ले लें तो आपका वो रिवीजन हो जाएगा और आप आसानी से उन प्रश्नों को हैंडल कर पाएंगे। तो ओके, आई गॉट इट। ठीक है, तो बीपीएससी और यूपीएससी में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले बीपीएससी में 2 ऑप्शनल होते थे और शायद यूपीएससी में भी 2 ऑप्शनल होते थे। हमारे वक्त से शायद वो ऑप्शनल एक ही हो गया था। तो ऑप्शनल के मामलों में बीपीएससी और यूपीएससी लगभग बराबर है।
बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा छोटा है यूपीएससी के मामले में। बीपीएससी एक पत्र लेती, एक ही सीटिंग उसका एग्जाम होता है, यूपीएससी 2 पेपर्स बना के उसका एग्जाम लेती है। तो जाहिर सी बात है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक सुपर सेट हुआ, गणित की भाषा में बात करें तो यूपीएससी बीइंग द सुपर सेट एंड बीपीएससी बीइंग द सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, मतलब कि तो चेंज मेकर जी का एक प्रश्न आया है कि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों की तैयारी एक साथ कैसे की जाए। तो मेरी सलाह यह है कि आप यूपीएससी की तैयारी निश्चिंत होकर करें। सिलेबस लगभग सिमिलर है। बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा छोटा है। पीटी के 1 महीने पूर्व आप बीपीएससी की पीटी की तैयारी शुरू कर देंगे। बीपीएससी मेंस में सर्टेन पेपर, जो पेपर 1 है उसमें 4-5 सवाल जो है वो बिहार स्पेसिफिक रहते हैं। वो 10 सवालों का एक समूह है जिसमें से कुछ सवालों की पुनरावृत्ति रेगुलर इंटरवल पे होती है, जैसे कि कुछ मौर्य आर्किटेक्चर, पाला आर्किटेक्चर से संबंधित सवाल होते हैं। 4-5 प्रश्न उधर के रहते हैं और कुछ हम बिहार का योगदान भारत की शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में महत्व रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे रहता है, महात्मा गांधी जी पे रहता है। तो ये 4-5 जो हमारे महानुभाव मनीषी हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं तथा कुछ प्रश्न इतिहास, मौर्य आर्किटेक्चर, पाला आर्किटेक्चर और ये पटना कलाम शैली इत्यादि संबंधित होते हैं। ये 4-5 प्रश्न का एक बढ़िया सा उत्तर आप बना लेंगे। जो पिछली बार आया है शायद वो ना आए, उसके आने की प्रोबेबिलिटी, जिसे प्रायिकता कहते हैं, कम होगी। उस पर आप ध्यान दे देंगे। उसके अलावे जो प्रश्न होंगे उनको बढ़िया से एक बार पढ़ के चले जाइएगा मेंस के कुछ दिन पहले, तो आपका ये जो पेपर 1 का कुछ प्रश्न है वो हो जाएगा। स्टैटिक्स के कुछ सवाल रहते हैं, वो भी आप एग्जाम के 1 महीने पूर्व, अगर बेसिक एप्टीट्यूड रहता है वो बेसिकली एक पाई चार्ट रहेगा या फिर बार डायग्राम, उससे संबंधित सवाल रहते हैं कि इतने लोग थे, स्टैट्स जिसे बेसिक भाषा में कहते हैं। तो वो मेंस के 1 महीने पूर्व अगर आप उसकी तैयारी करें तो संभवतः वो आसानी से आप कर सकते हैं। बीपीएससी में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल रहते हैं, यूपीएससी में भी सिलेबस उनका ऑलमोस्ट सेम ही है। प्रश्नों का अगर स्तर देखें तो बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों के प्रश्नों के इन विषयों के स्तर में कोई अब भिन्नता नहीं है। यूपीएससी के प्रश्नों का आंसर लेंथ थोड़ा छोटा होता है क्योंकि वो कम अंक के होते हैं। पहले 10 के होते थे, अब 12.5 के होते हैं या 15 के होते हैं। यही 3 अंकों में उनका बटा रहता है। और हमारे यहाँ प्रश्न चूंकि लंबे होते हैं, 30, 35, 38 ऐसे अगर आप बंटवारा करें तो उसमें उतने लंबे होते हैं। हाँ, उनमें खंड होते हैं, तो आप प्रश्न को टुकड़ियों में बांट लें और टुकड़ियों के हिसाब से आप उनका आंसर पार्ट वाइज लिख सकते हैं। जैसे अगर यूपीएससी एक प्रश्न पूछती है, उस 3 प्रश्न को मिलाकर एक प्रश्न बीपीएससी पूछती है, तो लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। तो आपको चीजों को ओवरऑल उनके होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में समझने की आवश्यकता होती है बीपीएससी के लिए। और यूपीएससी के लिए आपको सटीक प्रहार करना होता है। तो जब प्रश्न के अंक ज्यादा हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि बड़ा उत्तर लिखना होगा। तो वो बड़ा उत्तर लिखने के लिए आपको चीजों की सटीक जानकारी हो और उनके इर्द गिर्द वाली चीजों की भी जानकारी हो। मेंस पे हम आते हैं थोड़ी देर बाद, और प्रीलिम्स के लिए अगर कोई आप लोगों के पास प्रश्न हो तो आप उनका भी पूछ सकते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए पीटी के लिए? अब चूंकि परीक्षा की तिथि पहले भी निकल चुकी थी, एक बार परीक्षा हो भी चुकी है, यह परीक्षा पुनः की जा रही है, तो यह माना जाएगा कि आपकी परीक्षा की तैयारी पहले से थी। अंतिम क्षणों में आपको रिवीजन करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी हो यूपीएससी हो। आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए पीटी के अथवा मेंस के, या तो किताबों में आप जो चीजें सटीक हैं जिन्हें रिवीजन करना चाहिए उनको अंडरलाइन करने की आवश्यकता होती है। मेरी किताबें अभी नहीं है, मैं दिखा देता। आप एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट आराम से रिवाइज कर सकते हैं। पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत जी की किताब है वो शायद आप सभी ने पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी थी। तो उस किताब में बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन किन बिंदुओं को रिवाइज करना है वो आपको अंडरलाइन करके रखने की आवश्यकता है। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर पॉलिटी की ही बात करें तो पॉलिटी प्योरली एक कॉन्सेप्चुअल परीक्षा है और पॉलिटी के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। इसका एक ज्यादा वेटेज रहता है दोनों ही परीक्षाओं में। जैसे कि छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं कि राष्ट्रपति का द प्लेजर ऑफ गवर्नर, द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ सर्टेन पोस्ट बेयरर्स और नॉट।
तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाला क्लॉज किसी में है अथवा किसी में नहीं है, वो आपको जानना है। कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो 4 साल वाली है या 5 साल वाली है या 6 साल वाली है, ये आपको जानना है। स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या अंतर है, ये आपको जानने की आवश्यकता होती है। जैसे अभी विधानसभा भंग हो गई है, लोकसभा जब भंग होती है तो कौन से प्रश्न या फिर कौन से एक्ट जो लाए, सॉरी एक्ट माफ कौन से विधेयक जो लाए हुए हैं वो राज्यसभा में अगर पारित हो गए हैं तो लोकसभा के भंग होने पे वो रहेंगे नहीं रहेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आप अपने मन में उनका एकदम क्लियर स्पष्ट लॉजिक रखें तथा उसमें कंफ्यूज मत हो। कई बार परीक्षाओं में इन प्रश्नों में उलझाने की कोशिश होती है। अंतिम क्षणों में एक बार पुनः मैं आपको कह रहा हूँ, रिवीजन करिए। कुछ टेस्ट सीरीज अगर देने का भी 1 महीने का करीब वक्त है, टेस्ट सीरीज आप पकड़ लीजिए, 10-12 पेपर और लगा लीजिए, देखिए 100 से ऊपर आपके नंबर अगर आ रहे हैं, बिहार के लिए मैं कह रहा हूँ और यूपीएससी के लिए भी, दोनों में 100+ आपके मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, तब आप एक सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और कहता है रीड बिटवीन द लाइंस, वो आपको हमेशा फॉलो करना है। पीटी के पहले आप नई नई चीजों को मत पढ़िए। करंट अफेयर्स आप नए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अच्छा 10 दिन है एक नई किताब उठा लेते, वो भूल अभी आपको नहीं करनी है। वो प्लेजर और वो आज़ादी, वो इंडिपेंडेंस आपको मेंस की परीक्षा में भले रहेगी कि कुछ एक नया लॉजिक है, एक नई वाक्य, नई पंक्ति कहीं से मिल गई तो उसको आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन प्रीलिम्स के लिए मेरी सलाह यह रहेगी आप सभी को कि आप जिन चीज़ों को पूर्व से पढ़ चुके हैं, जिनका अध्ययन आपने किया है, आप उनको स्वयं में आत्मसात करें, चाहे आप उसका रिवीजन करें, कोई नया टेस्ट सीरीज दें, तो यही कुछ चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। तो दिस इज फॉर यू फॉर द प्रीलिम्स। अब मेंस की ओर हम चलते हैं। किसी परीक्षा में चयन, जिसमें कि रैंक जो लगती है, जो आप बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखते हैं जो कोचिंग के छपते हैं कि फला आदमी का नाम वहां लग गया, उसका लग गया, ऑल इंडिया रैंक इतना, ये वो। मेरा ऑल इंडिया रैंक 59 था, सर ने शायद 159 कर दिया था। तो रैंक तभी आपका अच्छा आएगा जब आपने मेंस अच्छा दिया है। इंटरव्यू उतना आपके वश में नहीं रहता है जितना कि मेंस आपके हाथों में है, क्योंकि वो आपके हाथ से लिखने की चीज है। आप जितना अच्छा मेंस में मेंस का वेटेज भी ज्यादा है, अंक भी ज्यादा है। तो इस परीक्षा का, दोनों परीक्षाओं का मूल मंत्र है कि आपको अपने मेंस पे पूरी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और आप लोग काफी खुशकिस्मत हैं, मतलब यू मस्ट बी फीलिंग लकी दैट धनंजय सर हैज अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मेंस, like clearing mains, and he has a good member of good faculty people who will be helping you in the mains writing. मेंस के लिए आपको होलिस्टिक आंसर लिखना है। प्रश्न का स्तर कैसा भी हो, आपको उस प्रश्न के स्तर को ऊपर उठा देना है। कई बार होता है कई विद्यार्थी पीटी निकालते रह जाते हैं, मेंस नहीं निकल पाता है, सर मेंस ही क्लियर नहीं हुआ। मेंस के लिए बिहार हो या यूपीएससी हो, आपको अपना ऑप्शनल क्लियर होना चाहिए। आपके अगर ऑप्शनल में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपका मेंस भले निकल जाए, अच्छा रैंक नहीं लग पाएगा। तो नेक सलाह यही रहेगी कि सबसे पहले एक ऑप्शनल का चयन करें और शिद्दत से पूरी ऊर्जा के साथ उस ऑप्शनल को, उसके विगत वर्षों के प्रश्न आप देख लीजिए, उस ऑप्शनल में क्या डिमांड होते हैं, किस तरह का आंसर लिखा जाता है। जैसे मैं अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं तो पहले ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन आते थे, अब एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आने लगे हैं, बिना डायग्राम बनाए या फिर बिना कुछ छोटा सा एक चार्ट बना रहे हैं। वो सब अगर आप नहीं करिएगा, ब्यूटीफाई नहीं करिएगा आंसर्स को, तो आपके ट्रेडिशनल नंबर आ जाएंगे, 200-250 में आप रह जाइएगा। जब तक आप 300 या अथवा उसके ऊपर का जादू, या यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, नहीं पार करिएगा तो अच्छा रैंक लाना संभव नहीं है। और अगर बिहार की बात करें तो 190, 200, 210 के करीब में अगर आपके नंबर नहीं रह रहे हैं, हाँ कुछ विद्यार्थी हैं जिनके इससे भी बहुत अच्छे नंबर आते होंगे, लेकिन ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जो लाने पे आपके अच्छे रैंक आएंगे। आपको टारगेट करना है कि आप 200 पार कर जाएं बीपीएससी की ऑप्शनल पेपर में। ऑप्शनल में अच्छे अंक कैसे आएंगे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि आप कोई अगर आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखने में आप टेबल्स का प्रयोग करें, डायग्राम का प्रयोग करें। जो डायग्राम आप बनाते हैं उन्हें आप एक टेबुलर फॉर्म में घेर दें, नीचे लिखे चित्र एक, या फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फिगर और पिक्चर, और उस पिक्चर का क्या वर्ण, जैसे किताबों में छपा होता है। तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, जो मेंस आंसर की जो बुकलेट होगी, वो अगर इवेल्युएटर के हाथों में जाएगी, उसको लगेगा कि ये अभ्यर्थी काफी अच्छी से तैयारी किया है, भले आपको चीजें कम आती हो, लेकिन आपने चीजों का निरूपण वैसा, दिखता वही है जो बिकता है,
या बिकता वही है जो दिखता है। तो आपको दिखाना है चीजों को, यस यू नो द थिंग्स। और जो सामने वाला पढ़ रहा है वो कम समय में आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे गेन कर ले, इसी की लड़ाई रहती है मेंस में। पिक्चर्स बनाइए, डायग्राम बनाइए, जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं वो मैप का प्रयोग करें, छोटा सा इंडिया या वर्ल्ड का मैप बनाने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए। अन्य विषय वालों के लिए भी, या फिर जनरल स्टडीज में भी स्पेस कंज्यूम करते हुए, छोटा स्पेस बचाते हुए, ज्यादा स्पेस कवर मत कर लीजिएगा, नहीं तो वो भी बेमानी होगी कि आपने आंसर ज्यादा नहीं लिखा है। तो आपको एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना है मेंस के लिए। पिक्चर्स बनाइए, नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, उनकी आप अलग से प्रैक्टिस भी करिए। ये मत समझिए कि एग्जाम में अपने आप स्वतः हो जाएगा, नहीं, आप प्रैक्टिस करिए। डायग्राम्स आपके ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो डायग्राम्स आप रट जाइए कि किस टाइप के कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसमें कौन सा डायग्राम बनाऊंगा, इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप में कहाँ डाल सकता हूँ। फ्लो चार्ट अगर आपके पास 50-60 है तो इकट्ठे 50-60 फ्लो चार्ट का एक फोल्डर बना लीजिए और उनको रात को सोते वक्त उनका एक मनन करिए। आजकल मेंस की तैयारी भी पीटी की तैयारी जैसी हो गई है। इसमें भी आपको फैक्ट के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखी जाएगी और आपसे यह भी उम्मीद की जाएगी आप आंकड़े भी सही दें और उन आंकड़ों को आप व्यवहारिक जीवन में एप्लीकेशन में कैसे ला पा रहे हैं, ये मेंस है। तो मेंस के लिए मैं पुनः आपको यही सलाह दूंगा कि अब उत्तर लिखने के तरीके में आप थोड़ा हॉलिस्टिक अप्रोच लगाएं। एक प्रश्न अगर आए तो आप उसको कई दृष्टिकोण से सोचें। उसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका सोशल इशू सामाजिक क्या होगा, पॉलिटिकल क्या होगा, उसको लीगल एंगल से कैसे देखते हैं, उसको परिवार के भूमिका से कैसे देखते हैं, धर्म की भूमिका पे कैसे देखते हैं। इन सभी भूमिकाओं पे अगर आप उस ऑप्शन, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन का स्तर आप उठा देते हैं। प्रश्न भले सरल सा हो, परंतु आप अगर प्रश्न के स्तर को उठा देते हैं तो आपको अच्छे अवश्य मिलेंगे। तो मेंस की बात यही रही और मेंस में पुनः आपको यही सलाह देता हूँ, जीएस में लगभग सबके समान अंक आते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे होते होंगे। ऑप्शनल पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपका ऑप्शनल अच्छी तरीके से तैयार है तो आप एक सफल कैंडिडेट के रूप में उभर कर आइएगा और उन तस्वीरों में आपका नाम भी अंकित होगा। मेंस की परीक्षा के बाद एक इंटरव्यू होता है जो कि हमारे बिहार में 120 अंक का होता है और यूपीएससी में 275 अंक का फिलहाल होता है। इसमें बेसिकली ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, इसे अंतर्वीक्षा नहीं कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कहता है। तो आपका व्यक्तित्व अगर सही है, आप उलझे हुए नहीं है, तो आप इस परीक्षा में अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी समझ से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको फैक्ट्स आने ही चाहिए। आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप कितनी शालीनता से, कितनी सौम्यता से, कितनी गंभीरता से उन वैसे प्रश्नों को हैंडल करते हैं जो आपको नहीं आते हैं, वो आपको अच्छे मिल जाते हैं। आने वाले प्रश्नों को आपने झट से जवाब दे दिया, नहीं आने वाले प्रश्नों पे आप इधर उधर की बातें करने लगे, बीटिंग अराउंड बुश जिसे अंग्रेजी में कहता है, तो उससे आपके अंक काट लिए जाते हैं। तो आपको एक सिविल सर्वेंट को स्पष्ट होना चाहिए। सर आई थिंक, सर आई सपोज, सर मे बी, these words are not at all accepted for interview purpose. Sorry sir, I am not aware of the fact. I'll definitely go to my home and I'll read about it sir. तो आप स्पष्ट रहिए, नहीं आए आप उसका अफसोस भी करिए, लेकिन आप इधर उधर की बातें करके भ्रामक प्रतिवेदन इंटरव्यू बोर्ड को न दें। इससे आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ता है और आपके अंक पर तो पड़ता ही पड़ता है। जो चीजें आती हैं उनका स्पष्ट जवाब देना चाहिए और जो चीजें ऐसी हैं जिनका कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिल पाए, उनके लिए भगवान बुद्ध हमारे बिहार की धरती के मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता आप निकाल कर चले। जैसे मैं अपने इंटरव्यू से एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पूछा गया था कि आर वुमेन एम्पावर्ड इन आवर कंट्री, एक सरल सा प्रश्न था और ये इतना उलझाऊ प्रश्न था कि इसमें उलझ जाते। अगर हाँ बोलूं तो बोर्ड के पास अलग अलग थे कि नहीं महिलाओं के साथ ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गिनी चुनी महिलाएं हैं, कहाँ ज्यादा उनकी सहभागिता भी नहीं है, विधानसभाओं में, संसदों में 35% के 2 से 4% तक की महिलाएं सीमित रह जाती हैं। और अगर ना बोलूं तो लोग बोलेंगे महिलाएं तो अब चांद पे भी चली गई हैं, अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री बनी है। तो दोनों चीजें इसमें बोर्ड के पास रहेंगी, तो इसका जवाब सीधे शब्दों में हाँ या ना तो शायद नहीं हो सकता है। तो एक बीच का रास्ता है। Sir, empowerment is a continuous process. Yes, we have done a lot in this direction, and our women are coming hand to hand in the decision making. They are also taking part. But
a lot of things have to be done for this purpose, sir. एक बीज से सुलझा हुआ सटीक आप बीज का रास्ता निकालिए, बच जाइए। इंटरव्यू में आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। पीटी और इंटरव्यू आपको उलझाने की जरूरत है, उलझना नहीं है। इंटरव्यू में आप पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आपने मेंस अच्छे से क्लियर किया है। आपको ये मान के चलना है कि अब आपका रैंक लगने वाला है, लेकिन वो कॉम्प्लेसेंट, वो माथे पे आधे पत्ती घूमने शुरू नहीं हो जानी चाहिए कि हाँ मेरा तो निकल गया, मैं बन गया। नहीं, अभी पड़ाव बाकी है, और पड़ाव को मंजिल नहीं समझना है, धीरे धीरे चलना है, उलझना नहीं है, स्पष्ट बोलना है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, नहीं है सॉरी बोलना है। ये सब बेसिक एटिकेट है। आप जब मेंस के बाद इंटरव्यू वाले जो पैनल होंगे, जो बोर्ड होंगे, उसमें हम लोग आपको ये सब बेसिक चीजें सिखा देंगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस है आपका ऑप्शनल। आई स्टिल एम्फसाइज ऑन द ऑप्शनल पार्ट बिकॉज दैट इज मेक और ब्रेक। अगर आपको ऑप्शनल आता है तो आप इन है, नहीं आता है तो बहुत मुश्किल से, या तो शायद नीचे वाली कोई रैंक लग जाएगी या मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, तो बहुत भारी नहीं है। तो इन सभी चीजों का आधे घंटे में मैंने जो आप लोगों को समझाया, इन सभी चीजों का एक ही सार है कि लगे रहना है। लगे रहिएगा, हो जाएगा। यूपीएससी और बीपीएससी परसिवरेंस खोजती है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी, जो नए लोग हैं, ऊर्जावान हैं, उन्हें पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। आइए और समझिए कि आपका आखिरी अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट में आर्य पार कर देना है। इस ऊर्जा के साथ लगिए। जो लोग दुर्भाग्यवश, जिनके लिए सफर लंबा हो गया है, वो सफर को बोझ के रूप में न ले। हाँ, सबकी अपनी समस्याएं होती हैं, समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, इसका हमें भी एहसास है, क्योंकि हम भी इसी दौर से गुजरे। तो उसको बोझ नहीं लेना है, पर लगे रहना है। छोड़ने से पहले यह सोचिए कि आप इतने दिन तक क्यों रुके हुए थे। अगर हम रुके हैं तो कुछ अच्छा करके जाएंगे। जो लगा रहा वो आगे बढ़ा है। तैमूर लंग की कहानी सबने सुनी होगी, जिसे एक गिरगिट से प्रेरणा मिली थी कि किस तरह वो पहाड़ पे चढ़ जा रही है। वो भी चढ़ा था। सबको अपने अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेरणा लेनी होती है। आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे, आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, अन्य जगहों पर, ब्लॉगर्स के थ्रू पढ़ा होगा कि कैसे आखिरी प्रयास में भी लोगों ने अपना परचम लहराया है। मेरे एक मित्र ने इस बार आईपीएस क्लियर किया है, 150 रैंक लाया है यूपीएससी में, उसको कार्डर सर्विस आईपीएस अलॉट हुई है। वो फॉरेस्ट सर्विस में थे, तैयारी उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन बस लगे रहे। उनकी इच्छा थी कि वो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर करे, और उसने क्लियर किया। तो लगे रहने से होता है। कहते हैं कि मतलब मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, उदास नहीं होना है। और कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ अगर कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा हुआ। यूपीएससी की परीक्षा में जो विद्यार्थी तहे दिल से, तन मन धन से लगता है, उसकी एक न एक दिन अच्छी सी रैंक लग ही जाती है। इतना आप खुद पे भरोसा रखिए, और आप आइए, हमारे पास आइए। हमसे कई माध्यमों से आप जुड़ सकते हैं। आप सर लोग के पास जाइए, देखिए, सर लोग आपकी अच्छी से एनालिसिस कर देंगे। क्या समस्या है, उस समस्या से आपको निजात पाने का एक अच्छा सा हल, अच्छा सा तरीका हम बताएंगे। और इतना भी भारी यह एग्जाम नहीं है। अगर आपने सच्चे मन से तैयारी की है तो आपका चयन सुनिश्चित है। हाँ, कुछ देर लग सकता है, हो सकता है यूपीएससी की तैयारी की, यूपीएससी नहीं हो पाया, तो स्टेट सर्विसेज के लिए आप अभी भी उम्र दराज तो नहीं कहेंगे, आपकी उम्र बची हुई है, आपके अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, और आप उस ऊर्जा को, इस चैनल में लाइए, और आपका चयन सुनिश्चित। कहते हैं कि सूर्य ढलना न सीखो, सूर्यास्त का वक्त है, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। देखना है हम स्वयं इस चित्र में अंकित कहाँ। जो चित्र लगते हैं सड़कों पर, चौराहों पर, आपने बड़े बड़े साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, पोस्टर्स देखे होंगे डिफरेंट कोचिंग्स के, डिफरेंट एकेडमीज के। देखना है हम स्वयं उस चित्र में अंकित कहाँ। राह पे चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो। आपको अपनी मंजिल का सफर स्वयं तय करना है। इसमें जो लोग आएंगे उनका आप धन्यवाद दीजिए, उनका सहयोग प्राप्त करिए, लेकिन उनके प्रति आभारी रहिए, और सफलता आपसे दूर नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं फ्लोर आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। धन्यवाद। और धनंजय सर। थैंक यू सो मच सौरभ सर, इन बातों को रखने के लिए एकदम सरल अंदाज में, कि बच्चा कैसे पीटी को, मीन्स को, इंटरव्यू को एक अच्छे से
जिस तरह से आपने ऑर्गेनाइज्ड में बताया और कितने शांति से बताया कि कैसे सफर तय करना है। और ये एग्जाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार एग्जाम आप समझ जाएंगे तो ये एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। और जैसा सर ने बताया कि यूपीएससी एंड बीपीएससी कोई अलग अलग एग्जाम नहीं है, ऑलमोस्ट 70-80% सेम एग्जाम है। अच्छे से करेंगे सब एग्जाम निकलेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, हम सब के साथ थोड़ा समय लगा है, लेकिन आज हम सब सिविल सर्वेंट हैं और बहुत खुशी होती है कि हम बच्चों को बता पाते हैं कि ये मार्ग है और इससे आप इजीली इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो इसी मेंटरशिप, यही एक ऑब्जेक्टिव था कि जो क्वालिफाइड सिविल सर्वेंट्स हैं उनको बुलाया जाए, उनसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे बच्चे उनकी गलतियों से सीखे, उन गलतियों को ना दोहराएं। और 5 वर्षीय योजना नहीं, 1 वर्षीय योजना, 1 वर्षीय योजना में करके निकल जाना है। और मेरी इस बात मानिए तो सही से प्रिपरेशन करेंगे तो 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा भी नहीं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिससे 1 साल से ज्यादा आपका हो भी नहीं। तो इसी के साथ हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए सिविल सर्वेंट से, एक मेंटर से, जो अपनी एक्सपीरियंस, जो अपनी दुनिया, जो सिविल सर्विस की दुनिया, जो सिविल सर्विस के बारे में, जॉब कैसी होती है, वो सब बताएंगे आपको, और आपको जो आपका ड्रीम है उस तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तो मैं इसी के साथ यहाँ पे यह सेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सौरभ सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।